तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 9 पीजी वन मैटर नेचर एंड बिहेवियर। बहुत इजी चैप्टर है। हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। आर देयर एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन लाइट एंड आयरन नेल, द साउंड ऑफ अ ढोलक, चेयर्स, टेबल, smiles, steam, etc. What are the similarities between them? What are the differences? Let us do an activity. Try and understand this. तो सिंपल एक एक्टिविटी से स्टार्ट किया जाए चैप्टर। टेक a straw or bucket and fill it 3 by 4 with water or a glass beaker. Turn it upside down and place it in the water as shown in figure 1. तो आपको क्या लेना है, एक बकेट लेना है या और कुछ जिसमें आप पानी स्टोर कर सकते हैं और उसको 3 by 4 लेवल तक के भरना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ग्लास बीकर लेना है और उसको उल्टा करके इसमें रख देना है, जैसा कि इसमें शो किया गया है। ठीक है। उसके बाद लिखा है डज द एंटायर बीकर गेट फिल्ड विथ वाटर। ये जो बीकर आपने उल्टा करके रखा है पानी से भरा है कि नहीं, ये पूछ रहा है। और इज द बीकर एम्प्टी, या फिर क्या वो खाली है। नाउ शाइन लाइट ऑन द बीकर यूजिंग अ लेजर टॉर्च। आर द लाइट बीम्स एबल टू एंटर गो इनसाइड द बीकर। तो आपको क्या करना है, एक बकेट में ऐसा पानी लेना है 3/4 और एक ग्लास बीकर लेना है, उसको उसमें उल्टा करके रख देना है और एक लेजर टॉर्च लेना है और उसमें लाइट मारना। अब बोल रहा है कि यार जो लेजर का लाइट है, क्या ये इसको पार करता है, मतलब विजिबल होता है क्या, इसके आर पार ये ट्रैवल करता है क्या। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। Let us try and understand why light was able to enter the beaker but water could not. What is there inside the beaker that stops water from getting inside? ये बोल रहा है कि उस बीकर के अंदर लाइट चला गया लेकिन पानी नहीं गया। तो ऐसी कौन सी चीज है जो उसको रोकी है पानी को अंदर ले जाने में। We know that air, water, chair, table, etc. occupy space. Water can enter the beaker because air is already present in it. तो इस एक्टिविटी का इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि पानी यहाँ ऑलरेडी क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एयर था। एयर ऑक्यूपाई स्पेस इनसाइड द बीकर। क्योंकि जो हवा है, हवा उस बीकर के अंदर है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई की हुई है, इसलिए पानी उस जगह पे नहीं जा पाया। यू मस्ट हैव नोटिस दैट a bottle filled with water heavier than an empty bottle. The weight of an object. तो आपने ये फील किया होगा कि जब बॉटल खाली रहती है तब वो थोड़ी हल्की रहती है और जब उसके अंदर पानी भरा रहता है वो थोड़ी भारी हो जाती है। तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट क्या आ जाता है, उसका वेट आ जाता है पानी डालने से। और वेट किसके अब कारण होता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स मास। यहाँ पे दिया हुआ है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स मास। द ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड अबाउट सच एज मील, चेयर, टेबल, टीम ऑक्यूपाई स्पेस एंड। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट का बात किया अभी, जैसे आयरन नेल हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और इसमें क्या होता है, इसमें मास होता है। वेयर इज लाइट, साउंड, तो जो कि लाइट की बात की गई है, साउंड ऑफ ढोलक या फिर स्माइल, इसमें क्या रहता है, दे नाइदर हैव मास नॉर ऑक्यूपाई स्पेस। तो इसमें ना ही मास होता है ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सिंस लाइट डज नॉट नीड स्पेस, इट इज एबल टू एंटर द बीकर। क्योंकि लाइट को स्पेस की जरूरत है, बीकर के अंदर चला गया। फिर एक डेफिनेशन दिया हुआ है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर क्या चीज़ है, तो कोई भी चीज़ जो मास है, जिसमें मास है, कहेंगे मैटर।
Since the light, sound और cooler smell does not have this property, therefore they are not matter. तो जैसे लाइट हो गया, साउंड और ढोलक हो गया, स्माइल हो गया, इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ये क्या है, दे आर नॉट मैटर. नाउ कैन यू टेल among air, water, light, which can be called matter? तो पूछ रहा है एक क्वेश्चन कि एयर है, वाटर है और लाइट है, इनमें से क्या चीज मैटर है? तो एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड इज मास, ये मैटर है. वाटर भी मैटर है, लाइट इज नॉट मैटर. अब अपन एक और चीज नहीं सीखेंगे, वो है कंजर्वेशन ऑफ मैटर. इफ वी लुक एट मैटर अराउंड अस, we see that it undergoes some changes. We can identify these by looking for changes in color or in smell, odor or in state. Let us try to understand this with an example. When we light a candle, it burns down completely after some time. जब हम कैंडल को जलाते हैं, कुछ देर के बाद वो क्या हो जाता है, तो जल के पूरा कंप्लीट हो जाता है. Think what has happened to the component of the candle. For a long time it was believed that they used up or gets destroyed in the burning process. तो उसमें बोल रहा है जब हम कैंडल को जलाते हैं तो क्या होगा, वो कुछ देर बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है. तो बोल रहा है व्हाट हैपन टू द कंपोनेंट, उसमें वैक्स हो गया, विक हो गया, उसको क्या होता है. तो लंबे समय से क्या सोचा जाता था कि वो यूज्ड अप हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया बर्निंग प्रोसेस में. एंड द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड वी रियलाइज दैट इट इज अ केमिकल प्रोसेस वेयर ऑक्सीजन इज ऑल्सो इन्वॉल्व along with wax. तो पहले क्या माना जाता था कि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था बर्निंग प्रोसेस में, लेकिन बाद में जो अटेम्प्ट किया गया तो क्या पाया गया, बर्न प्रोसेस. और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है अलॉन्ग विथ वैक्स. So during the process, carbon dioxide and water vapor are obtained as products. इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एज प्रोडक्ट. एंड दिस वाज नॉट नोन till we learn to identify the gases being used or produced in a reaction. तो ये जो प्रोडक्ट बनते हैं पहले नहीं पता था, और स्टडी के बाद ये पता हुआ. So when the sum of masses of all reactants was determined, it was found to be equal to the all products. जो रिएक्शन ये जो हुआ, इसके पहले जो प्रोडक्ट थे वैक्स, उनका टोटल मास जब किया गया और जो ये प्रोडक्ट मिले हमें गया, तो वो क्या हुआ, वो बराबर पाया गया. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम it became clear that the reactants taking part in a chemical reaction are converted into products, not destroyed. तो ऐसा पहली बार पता चला कि क्या हुआ, रिएक्शन में पार्ट लिए थे वो किस में चेंज हो गए, वो चेंज हो गए प्रोडक्ट में, और वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ. तो ये इन सिंपल वर्ड्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि द सम ऑफ मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन ऑफ मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आफ्टर द रिएक्शन. अब एक सिंपल एक्टिविटी और भी है. पुट 10 milliliter of hot milk in a clean injection bottle and put the cap back on the bottle. 10 ml hot milk लेना है इंजेक्शन में, sorry, 10 milliliter hot milk in a clean injection bottle and put the cap back on the bottle. ये इंजेक्शन बॉटल है, इसमें 10 milliliter मिल्क लेना है. टेक 2 milliliter लेमन जूस इन एन इंजेक्शन सिरिंज. और ये जो सिरिंज दिख रहा है इसमें 2 ml क्या लेना है और लेमन जूस लेना है. Insert the syringe in the cap of injection bottle as shown in figure. Play the arrangement. Make sure there is no contact between the milk and lemon juice. तो आपको क्या लेना है, एक इंजेक्शन में लेमन जूस लेना है 2 मिलीलीटर और इंजेक्शन बॉटल में 10 ml आपको लेना है मिल्क. अब दोनों को आपको क्या करना है, वे कर लेना है. Now press the injection piston slowly so that the lemon juice falls drop by drop into the milk. अब क्या करना है, आपको इंजेक्शन सिरिंज को प्रेस करना है
ताकि क्या हो जाए, लेमन जूस जो है वो इस बॉटल में आ जाए। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द मिल्क इन द बॉटल। डू यू थिंक अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस हियर? अब आपको जो चेंज होगा उसको ऑब्जर्व करना है और क्या आपको लगता है इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है? नाउ अगेन वे द एंटायर अरेंजमेंट एंड नोट द वेट। अब वापस आप दोनों अरेंजमेंट को देखो और उसका वेट जो है उसको मेजर करो। Were there any changes in masses of apparatus before and after the experiment? तो ये बिफोर एक्सपेरिमेंट है और ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट है। आपको बिफोर एक्सपेरिमेंट भी वेट लेना है और आफ्टर एक्सपेरिमेंट भी वेट लेना है। दोनों टाइम जो मास है उन दोनों में डिफरेंस है कि दोनों एक ही है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? Correct conclusion can be drawn from the experiment only if weighing instrument is accurate and measures correctly. इसका रिजल्ट आपको सही तभी मिलेगा जब आपका जो वे करने वाला जो मशीन है वो आपका करेक्ट हो। तो ये सिंपल क्या बताना चाह रहा है कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये बिफोर रिएक्शन है पहला वाला और ये आफ्टर रिएक्शन है। अब दोनों में आप मास कैलकुलेट करो, प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। Chemical reaction. It was again found that the sum of masses of all reactants is always equal to the sum of masses of all the products. तो यही जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की, क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट के मास को देखो और प्रोडक्ट के मास को देखो, दोनों एक दूसरे एक्सपेरिमेंट कर लो। दिस अंडरस्टैंडिंग वाज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉ। तो इसको हम लॉ के रूप में कैसे देख सकते हैं? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही हम, दिस लॉ इज नोन एज द दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये लॉ किसने दिया था? लेवॉइसर। दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय लेवॉइसर। अब ये लेवॉइसर का कॉन्ट्रीब्यूशन attempts to understand the nature of matter has been going on for centuries, but in the absence of modern instruments, several misconceptions remain. At one time, it was thought that one substance could another. For example, when water was distilled in glass containers for a long time, then fine sand-like particles were found in the container. Therefore, people thought that when water is heated for a long time, it gets transformed into earth. ठीक है, नेचर ऑफ मैटर के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए उसको समझने के लिए, बट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो तब कुछ कुछ मिसकंसेप्शन थे कि क्या होता कि एयर को हीट किए तो हीट करने के बाद क्या हुआ, कुछ रेसिड्यू हमें मिला, तो हम क्या सोचते थे कि वो अर्थ में कन्वर्ट हो गया हीट करने के बाद, बट ऐसा नहीं था। वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कुछ होना था और नॉलेज नहीं होने के कारण ऐसा सोचा। एंटोनी लॉरेंट लेवॉइसर, a French chemist who did the same experiment, he carefully weighted the glass apparatus before the experiment and also after distillation. तो डिस्टिलेशन के पहले और बाद में लेवॉइसर ने उसको करेक्टली वेट किया, केयरफुली वेट किया। So he noticed that mass of the apparatus was the change was equal to the mass of sand particles. तो क्या हुआ, डिस्टिलेशन में मास ऑफ apparatus जो था उसमें क्या हुआ, उसका वेट कम होने लगा, लेकिन उधर दूसरी तरफ जो पार्टिकल्स था तो ये क्या शो करता है, दिस चेंज वाज इक्वल टू मास ऑफ सैंड पार्टिकल। तो जितना इधर एक साइड वेट कम हुआ उतना दूसरी तरफ क्या हुआ, सैंड पार्टिकल्स उतने ही वेट के प्रोड्यूस हुए। So he realized that the type of glass being used was slightly soluble in water. The glass would dissolve a little in water and after evaporation particles would remain behind. He concluded that water was not being transformed into earth. It was only after this that we could start building our modern understanding of chemical reaction. तो ये केयरफुल एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चला कि क्या हो रहा है, रिएक्टेंट इसमें चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जैसे इवापोरेट हो रहे हैं, ठीक है, उसकी केयरफुल जो ऑब्जर्वेशन हुआ
उससे क्या कंक्लूड किया गया कि वाटर वॉज नॉट बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू अर्थ, जो वाटर है वो अर्थ में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। स्टार्ट बिल्डिंग और मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ केमिकल रिएक्शन के प्रति। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। मैटर अराउंड अस। हैव यू एवर run a magnet through sand? When we put a magnet in sand, we turn it around, iron filings separate out. ये बोल रहा है कि आपने मैग्नेट को कभी सैंड से पास किया है। तो जब आप मैग्नेट को सैंड से पास करोगे क्या होता है, जो आयरन फिलिंग्स है जाएगा, वो क्या होगा, मैग्नेट को चिपक जाएगा। सिमिलरली व्हेन टैप वाटर इज kept in a container evaporates, it leaves behind some white residue. जो टैप वाटर रखोगे अगर किसी कंटेनर में और अगर वो इवापोरेट हो जाएगा भाप, तो क्या होगा, वो कुछ वाइट रेसिड्यू छोड़ता है। So therefore we can say that most of the matter around us exists as mixture of two or more particles. तो इससे क्या कंक्लूड किया गया, जो मैटर है वो प्योर फॉर्म में नहीं है, वो दो या तीन चीज़ों का मिक्सचर से बना हुआ है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिक्सचर से बना हुआ है, which can be separated. Sea water is a mixture of different salts dissolved in water. एक ये एग्जांपल दिया हुआ है, different salts dissolved in water. One of the salts, sodium chloride found in seawater, can be separated by evaporating the water. तो इसमें एक सॉल्ट है, यानी सी में तो काफ़ी सारा मिक्सचर है। सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो सी वाटर क्या मिक्सचर है बहुत सारे सॉल्ट का जो डिजॉल्व है वाटर में। इसमें एक सॉल्ट है क्या, सोडियम क्लोराइड, फाउंड इन सी वाटर। और सोडियम क्लोराइड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं वाटर से, उसको इवापोरेट करते हैं। सिमिलरली कोल्ड ड्रिंक्स आर ए मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये भी क्या है, कोल्ड ड्रिंक में मिक्सचर है किसका, शुगर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड in water. The components of mixture can be separated by using physical techniques. की बात की जा रही है जो कि डिजॉल्व है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं कुछ कुछ मेथड से। इसमें दो तरह के मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड होता है और केमिकल मेथड होता है। तो यहाँ लिखा गया द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिजिकल टेक्निक्स। मतलब फिजिकल टेक्निक को लगा के भी हम ये कंपोनेंट को इससे अलग कर सकते हैं। Therefore we can say that a mixture has more than one substance. It can be separated from each other using simple physical techniques. तो मिक्सचर क्या है, a mixture has more than one substance which can be separated from each other using simple physical techniques. When we try to learn more about mixture, we will find that they are of many different types. तो मिक्सचर क्या एक सब्सटेंस है, हैज मोर, मिक्सचर में क्या रहता है, एक से ज़्यादा सब्सटेंस रहता है जो एक दूसरे से हम अलग कर सकते हैं फिजिकल टेक्निक से। अब इसमें टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बताया गया है। Different types of mixtures are found based on nature of their components and how the components interact with each other. Let us understand. तो एक एक्टिविटी के हेल्प से हम जानेंगे कि मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं। Form the students into a group of 4. चार ग्रुप बना लेना है। Ask group A to take 100 ml of water in a beaker and add 1 spoonful salt to it. तो चार ग्रुप बनाना है, हर ग्रुप को क्या लेना है, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेना है एक बीकर में। पहले ग्रुप को क्या ऐड करना है, सॉल्ट ऐड करना है। दूसरे ग्रुप को शुगर ऐड करना है उसमें। तीसरे ग्रुप को चॉक पाउडर और चौथे ग्रुप को
कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये सबको एक एक चम्मच डालना है। Each group should stir their mixtures using a glass rod. Now leave the beakers undisturbed for some time. अब आपको उस बीकर में ग्लास रॉड रहेगा, उससे उसको घुमा देना है, फिर कुछ समय के लिए उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। Observe all the beakers and try and answer the following question. अब कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको हमें आंसर करना है अपने ऑब्जर्वेशन। In which of the beakers are the components mixed completely and appear uniform? In which of the beaker can the constant can still be? तो कौन से ऐसे बीकर होंगे जिसमें एकदम अच्छे से दोनों मिल गए, और कौन से ऐसे कंपोनेंट होंगे ऐसे बीकर है जिसमें हम एक दूसरे को अलग अलग देख सकते हैं? तो पहला क्या है, सॉल्ट और शुगर। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया होगा। We see that groups A and B get mixtures whose components seem uniformly distributed. Such mixtures are called homogeneous mixture. क्या मिला है, सॉल्ट मिला है और शुगर मिला है। ये क्या होगा, ये एक दूसरे में अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। And in the mixtures obtained by group C and D, the constant substances can be seen separately. और जो सी में हमने क्या डाला था, चॉक पाउडर, और डी में डाला था कुकिंग ऑयल, ये दोनों को हम सेपरेटली देख सकते हैं। Such mixtures where the constant substances are not uniformly distributed and can be seen homogeneous mixture. तो ऐसे मिक्सचर जिसमें जो सब्सटेंसेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते और हम उसे सेपरेटली अलग अलग देख सकते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। Let us do an activity to try and understand the properties of homogeneous and mixture. अब हम जान गए होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो इस एक्टिविटी के थ्रू और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। Ask your students to form a group, three group ABC. आपको तीन ग्रुप बना लेना है ABC के। Ask group A to take 100 ml of water in a beaker and add a spoonful salt to it. तो पहले ग्रुप को क्या करना है, 100 ml वाटर में एक स्पून सॉल्ट ऐड करना है। ग्रुप बी को क्या करना है, 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ इधर मिल्क और इंक, एक या दो ड्रॉप डालना है मिल्क या इंक के, और एक चम्मच चॉक पाउडर डालना है। Each group should stir the mixture well using a glass rod. In which beaker are the particles visible separately in water? अब हमें क्या करना है, उसको अच्छे से मिला देना है ग्लास रॉड के हेल्प से, और देखना है कि कौन से बीकर में, इन विच बीकर आर द पार्टिकल विजिबल सेपरेटली, कौन से बीकर में जो पार्टिकल्स है वो पानी से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यूजिंग अ लेजर टॉर्च, direct a beam of light through each beaker from side above that is perpendicular to the direction of laser, in which beaker the path of light is visible. अब देखो, ये कोई बीकर है, इसमें आपने पानी तो डाल दिया ऊपर से, अब यहाँ एक लेजर आप बीम डाल रहे हैं, और ऐसे ऊपर से आप देखेंगे कि आपको लाइट लेजर का बीम जो है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो जो पहला मिक्सचर है जिसमें हमने क्या डाला है, इसमें क्या होगा, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, हम ये जो लेजर का पाथ है ये हम नहीं देख पाएंगे। दूसरा क्या है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड इंक ड्रॉप, मिल्क या इंक ड्रॉप जिसमें हमने डाला है उसमें हम पाथ ऑफ लाइट देख पाएंगे। और तीसरा जो चॉक पाउडर वाला मिक्सचर है उसमें भी हम पाथ ऑफ लाइट देख पाएंगे। नाउ लीव द थ्री बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर 15 मिनट। अब हमें क्या करना है, ये तीनों बीकर को 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। देन ऑब्जर्व इन विच बीकर्स द मिक्सचर इज स्टेबल एंड
in which the particles have started to settle down after some time. उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा बीकर है जिसमें जो मिक्सचर है वो स्टेबल है, तो कौन सा ऐसा बीकर है जिसमें पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, सेटल डाउन हो जा रहे हैं. तो ईच ग्रुप शुड फिल्टर द मिक्सचर सेपरेटली यूजिंग पेपर. अब हमें क्या करना है, इसमें फिल्टर पेपर को ले लेना है, इसको फोल्ड करना है. देखो ये सेकेंड स्टेप यहाँ फोल्ड कर रहे हैं. थर्ड स्टेप ऐसे आर्क बन जाएगा एक, और ऐसा वो क्या बन जाएगा, फिल्टर बन जाएगा. तो फिल्टर के ऊपर रख देना. फिर क्या करना है, each group should filter their mixture separately using filter paper. Each group has some residue left behind on filter paper. तो ऐसे करके फिर जो हमारे पास मिक्सचर है उसको ग्लास रॉड की हेल्प से इस फिल्टर में डालना है, और हमें चेक करना है कि वो तीनों में से इसमें जो है हमें कुछ रेसिड्यू यानी ऊपर कुछ मिलता है. तो उससे क्या होगा, अगर फनल में कुछ जमा होगा तो होना होगा तो यहाँ जमा हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, फिल्टर लिक्विड आ जाएगा. ऑन द ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री मिक्सचर वी कैन से दैट. तो ये एक्टिविटी करने के बाद हमें क्या समझ आता है, separate particles are not visible in mixture A and the path of light is also not seen. तो जो पार्टिकल्स है उसको हम अलग नहीं कर पाएंगे कौन से, सॉल्ट वाले मिक्सचर में, और जो पाथ ऑफ लाइट है वो भी हमें नहीं दिखेगा. द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर. इसके जो पार्टिकल्स है वो पानी के नीचे सेटल नहीं होंगे, एंड कैनॉट बी सेपरेटेड, और फिल्टर करने से भी इसको सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे. Solution and hence the constant particles are uniformly distributed. तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं. और इसमें क्या होगा कि कांस्टेंट पार्टिकल्स है इसके तो यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. मतलब कोई भी कोने में आप जाओगे तो उधर जितना होएगा वो आप कौन सा भी कोना ले लो इस क्लास का, उसमें सेम कंपोजिशन रहेगा. इन मिक्सचर भी सेपरेट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल. तो मिक्सचर जो बी है उसमें हमने क्या डाला था, मिक्सचर बी में हमने क्या डाला था, मिल्क डाला था या फिर इंक. तो इन मिक्सचर भी सेपरेट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल. मिक्सचर बी में भी सेपरेट पार्टिकल विजिबल नहीं है. द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. ना ही उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होंगे बीकर के, और हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से. बट अनलाइक मिक्सचर है द पाथ ऑफ लेजर बीम. तो जो ए में हम पाथ ऑफ लेजर नहीं देख पा रहे थे, लेकिन ये जो मिक्सचर भी है इसमें हम पाथ ऑफ जो लेजर का पाथ है वो हम देख पाएंगे. द पाथ ऑफ लेजर बीम कैन बी सीन इन मिक्सचर बी. सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज कोलाइड्स. ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, द कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ मिक्सचर बी कैन बी फिल्टर्ड एंड दे सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. तो सी में हमने क्या डाला था, चॉक पाउडर. अब ये क्या होगा, इसे हम फिल्टर पेपर डालेंगे तो, और ये क्या होगा, अगर इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो इसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. द पार्टिकल्स इन दिस मिक्सचर आर सो बिग दैट नॉट ओनली दे कैन बी सीन बट दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. इसमें जो पार्टिकल साइज रहता है वो बड़ा रहता है, और इसे हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं. और क्या होगा, ये जो मैं लेजर बीम का पाथ वो इसमें विजिबल रहेगा क्योंकि वो स्कैटर होंगे. दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं सस्पेंशन. We now try to understand solutions, colloids and suspension in some detail. तो इसके बाद क्या होगा, हम सॉल्यूशन तीन टाइप के हम पढ़े. सॉल्यूशन रहता है, कोलॉइड्स रहता है, या सस्पेंशन रहता है. अब तीनों को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज भी जानेंगे. तो लिखा है व्हाट इज अ सॉल्यूशन. Come across many solutions like soda water, lemonade, etc. in our daily life. Usually a solution has two parts, solute and solvent. तो ये जो सॉल्यूशन रहता है इसमें दो पार्ट रहते हैं. एक पार्ट को सॉल्वेंट. The constituent of a solution
whose quantity is more than any other constant and will dissolve the other components in it is called solvent. तो आप सॉल्वेंट को हम डिफाइन कैसे करते हो देखो, तो वो जो सॉल्यूशन है उसका ऐसा कॉन्स्टेंट जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हो, जिसका होना चाहिए उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। और वो क्या होना चाहिए, विच डिजॉल्व अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट हम उसमें डाले हैं वो उसको अपने अंदर डिजॉल्व कर लेना चाहिए। तो जो ऐसा करता है उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो क्या होता है, द कॉन्स्टेंट दैट आर लेसर इन क्वांटिटी and which dissolve the solvent are called solutes. Dissolved in the solvent are called solutes. तो ऐसे कांस्टेंट जो कि उनकी क्वांटिटी कम रहती है और वो क्या होता है, उसमें सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी सॉल्व लिक्विड और गैस। तो सॉल्यूट और ये जो सॉल्वेंट है ये किसी भी टाइप के मिक्सचर में हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। The solute and solvent particles are evenly distributed in a solution. तो एक सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है ये एक सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। Because of the uniform distribution of particle, if we examine any portion of solution, properties will be same. तो जो सॉल्यूशन में से आप कौन सा भी ले लो मिक्सचर, उसमें क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा और उसमें जो कंपोनेंट्स है वो भी सेम मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, या तो आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो या शुगर सॉल्यूशन और उसको टेस्ट करो, तो आप कैसे भी उसको जो निकालोगे किसी भी पोर्शन से आप टेस्ट करके देखोगे उसका टेस्ट सेम रहेगा। देयरफॉर सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसलिए जो सॉल्यूशन है ये क्या रहता है, होमोजेनियस मिक्सचर रहता है। तो यू तो जब चोट लग जाती है तो उसमें क्या लगाते हैं, टिंचर आयोडीन लगाते हैं। अभी टिंचर आयोडीन क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूट इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो सॉल्यूशन है ये आयोडीन का, आयोडीन इसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहल। तो आयोडीन और अल्कोहल का मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, टिंचर ऑफ आयोडीन। इट इज कॉमनली बिलीव दैट सॉल्यूशंस आर मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड ऑफ गैसेस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। तो कॉमनली हम क्या, सॉलिड लिक्विड या फिर गैस का किसमें, लिक्विड में जो डिसॉल्व है, बट सॉलिड एंड गैसेस मिक्सचर्स आर ऑल्सो। तो ये जो मिक्सचर सॉल्यूशन है बताया था, जैसे ये सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैस में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसे किस में पाएंगे, लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल अलॉयज आर सॉलिड सॉल्यूशन। अब एक और चीज़ नया आ गया, अलॉय। अलॉय आर सॉलिड सॉल्यूशन एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस इन ट्रेस अमाउंट इज अ गैसियस मिक्सचर। तो गैसियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और अदर गैसेस थोड़े थोड़े अमाउंट। अलॉय, अलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड। जैसे अभी हमने लिक्विड के मिक्सचर देखे थे, उसमें क्या हमने डाला था, सॉल्ट, वाटर। अब इसमें सॉलिड का मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, अलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स। तो अलॉय क्या है, मिक्सचर है किसका, सॉलिड्स का, और उसमें कैसे रहते हैं ये भी होमोजेनियस रहते हैं। Although the constant particle of alloys cannot be separated by physical means, still ये जो अलॉय के जो पार्टिकल्स हैं फिजिकल मीन्स से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे मिक्सचर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल brass is a mixture of 60 to 80% copper and 40 to 20% zinc। तो ब्रास क्या एक मिक्सचर है किसका, कॉपर और जिंक का। इसमें कॉपर कितना होता है, 60 to 80% और जिंक रहता है 40 to 20%। अलॉयज डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स ऑफ व्हिच दे आर कंपोज्ड। तो अलॉय किसकी प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, जिस मेटल से वो बने रहते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सॉल्यूशंस के। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अ सॉल्यूशन कैन हैव मोर देन वन सॉल्यूट। और एक सॉल्यूशन में जरूरी नहीं कि एक ही सॉल्यूट हो, एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी हो सकते हैं।
The constituents of a solution are uniformly distributed at the level of atoms and molecules. तो जो सॉल्यूशन जिससे बना है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी जिन छोटे छोटे पार्ट से वो बना है वो बहुत ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं इस लेवल पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पे। कहने का मतलब ये है कि इसके पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल रहते हैं और बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो क्योंकि इसका साइज बहुत ही स्मॉल रहता है इसलिए हम इसे फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकते। नॉट द पार्टिकल्स आर हैवी इनफ टू सेटल डाउन। उसके पार्टिकल्स हैवी भी नहीं रहते इसलिए वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो क्योंकि उसका साइज बहुत ही छोटा रहता है जब हम उसमें बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो उसको क्या स्कैटर नहीं कर पाता है इसलिए हमें क्या का जो लेजर लाइट का बीम है पाथ है वो हम नहीं सी डू नॉट सी द पाथ ऑफ लाइट और बीम इन अ सॉल्यूशन।